नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी भारत पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश सक्सेस मंत्रा। आज के दौर में पेरेंटिंग एक पेचीदा मसला बन गया है। आज जब सब कुछ तेजी के साथ बदल रहा है, जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है, बाजारवाद सामाजिक संस्कृति पर हावी होता जा रहा है। मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी जिस तेजी से पैर पसार रही है, उसी तेजी से सामाजिक और पारिवारिक दायरा धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। डिजिटल एक्सेस ने फिजिकल एक्सेस को कम कर दिया है। समाज बदल रहा है, रिश्ते नाते बदल रहे हैं, रहन सहन, खान पान, तौर तरीका सब बदल रहा है। और ऐसे बदलते दौर में बच्चों की परवरिश एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ऐसे माहौल में बच्चों को बड़ा कैसे करें, उनमें सही संस्कार का संचार कैसे करें, उसे आने वाले दौर के लिए तैयार कैसे करें, ताकि आपका बच्चा जीवन में सफल हो और आप एक पालक के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर, एक पेरेंट के तौर पर सफल कैसे हो। ये तमाम सवाल तो हैं ही। इसके साथ साथ बच्चों के लिए समय निकालना भी तो एक बड़ी चुनौती है। आजकल ज्यादातर परिवारों में माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, दोनों अपने अपने करियर की चुनौतियों में उलझे होते हैं। उनके लिए यह सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है, बढ़ते खर्चे के लिए अपना कामकाज संभालें या फिर बेहतर परवरिश की खातिर बच्चों के लिए समय निकालें। इन्हीं उलझनों में उलझी है पेरेंटिंग, और इसे कैसे सुलझाएं, पेरेंटिंग को प्रभावी कैसे बनाएं। आज सक्सेस मंत्रा में सफल पेरेंटिंग के गुर सीखेंगे। इन्हीं विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइकोलॉजी के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन कुमार जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चलिए, आज सबसे पहले जब पेरेंटिंग में सफल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो आपकी राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, पेरेंट को पेरेंट बने रहना चाहिए या आप मानते हैं कि वो दोस्त भी बन सकते हैं? क्या अभिभावक दोस्त बन सकते हैं? पेरेंट्स दोस्त बन जाएंगे तो क्या फिर वो बच्चों की नजर में वाकई अपना सम्मान खो देंगे? क्या वाकई वो बच्चों के साथ मर्यादाओं को खो देंगे? आपको क्या लगता है? पेरेंट्स को दोस्त बनने में कहीं कोई खामी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चे दोनों एक अच्छे संस्कार के निर्वहन के लिए दोस्ती का यदि दामन थामे तो एक अच्छी पेरेंटिंग का ये द्योतक बन सकता है। परंतु पेरेंट्सिंग आजकल आप देखेंगे अपने एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है, जहाँ की पैराडॉक्सिकल नॉर्म्स, जहाँ ट्रेडिशंस और मॉडर्निटी और मटेरियलिज्म इन तीनों के तिराहे पे खड़ा है। तो जहाँ पेरेंट्स के पास, जैसे आपने कहा कि आज के इस आधुनिकता के युग में उनके पास टाइम नहीं है, हाँ, और बच्चों को स्कूल के भरोसे कि बच्चों का भविष्य सिर्फ स्कूल में जाने से ही पूरा हो जाएगा, या बच्चों को इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल गैजेट्स हैं वो हम दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे या मोबाइल फ़ोन दे देंगे या उनका जिम में एडमिशन करा देंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए बच्चों को अपनी पेरेंटिंग के टाइम को, क्वालिटी टाइम को देने की बजाय वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को एक रोबोटिक्स में रोबोटिक मशीन टेंडेंसी में ढालते हैं और अपना क्वालिटी टाइम नहीं देते। इसके कारण क्या हो रहा है कि एक ह्यूज कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि एक जो पैराडॉक्सिकल सोशल नॉर्म्स है कि हम बच्चों को सब चीज़ अपने उनकी इच्छा के अनुसार ला कर देते हैं, उससे भी उनमें क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बजाय डिपेंडेंस का एटीट्यूड डेवलप करता है। और बच्चे इंडिपेंडेंट होने की वजह से बच्चे को सब चीज़ जो भी इच्छा वो जाहिर कर रहे हैं उनको आप ला कर दे देते हैं। तो उनको लगता है कई बार पेरेंट्स अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों को अपना माध्यम बनाते हैं अपने सपनों को पूरा, और वो इसलिए नहीं कि क्वालिटी टाइम के द्वारा, इसलिए कि वो ऐसे ऐसे गैजेट्स दे दें या मटेरियल कंफर्ट दे दें, बजाय इसके कि उनके साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करें, उनके साथ डेमोक्रेटिक, जैसा आपने बोला, डेमोक्रेटिक बिहेवियर का पालन करें। तो अथॉरिटी और डेमोक्रेटिक बिहेवियर के दोनों के एक अंतर्द्वंद में वो उलझे रहते हैं कि कहाँ पर हमको इन पर डोमिनेट करना है और कहाँ इनको फ्रीडम देना। हाँ। तो ये एक बहुत एक कठिन समस्या का रूप धारण कर लेता है। जी नवीन सर, बच्चों से खुलकर बात करना तो आज के पेरेंट्स चाहते तो हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चों को ये महसूस नहीं करवा पाते कि उनके बच्चे खुलकर बात कर सकते हैं। बच्चों को ये फील कराना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हो, आई एम ओपन टू यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू। 3 टिप्स आप मुझे ऐसे दीजिए जिससे कि पेरेंट्स बच्चों के लिए अच्छे दोस्त बन सकें और कम से कम बच्चों को यह एहसास करा सकें कि आकर तुम मुझसे बात कर सकते हो। बच्चों के साथ हमेशा एक क्रिटिकल डायलॉग उनके प्रभावी व्यक्तित्व के द्वारा का द्वार खोल सकता है। दूसरी बात यह है कि हमेशा बच्चों को एक जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है या इस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स हैं सक्सेस के, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना कि तुम आईएएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। यह भी एक, क्योंकि कई बार बच्चों में की जो खुद स्वयं की प्रतिभा होती है उसको उसी तरह से उसका
प्रस्फुटन और पल्लवन होना चाहिए जो उनके इंट्यूटिव लर्निंग को सूट करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कन्वेंशनल सक्सेस को अचीव करने के लिए कई बार बच्चों के साथ एक विरोधाभासी संबंध स्थापित करने की, मैं तुमको चाहता हूं इसलिए तुम मेरी, तो कई बार आप अपने चॉइस को इम्पोज करते होते हैं पर उसका आपको ज्ञान नहीं होता। और बच्चे को अपनी प्रतिभा के अनुकूल बढ़ते देने से क्या होता है कि किसी भी हद तक वो पहुंच सकते हैं और किसी भी अच्छी सीमा को पार करके एक अद्भुत उपलब्धि तो हासिल अपनी चाहते उनके ऊपर सुपर इम्पोज न करें, पहला टिप ये हो गया। बाकी 2 टिप और, जैसे कि आप अपने बच्चों को ये फील कराएं कि वो अवेलेबल हैं और पेरेंट अवेलेबल हैं, कि वो कोई भी बात कर सकते हैं। बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए, संवाद के लिए उनको बाधित नहीं करना चाहिए। और यदि बच्चे की, जैसे आप एक इम्पॉर्टेंट जैसे सोशल नॉर्म्स के हिसाब से यौन संबंधों के बात करने में उसमें टैबू होता है कि नहीं, लेकिन बच्चों की यदि वह एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन नीड है उसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए। या बच्चे अपने चॉइस की कोई चीज़ों पर को हासिल करना के लिए पेरेंट्स के साथ बात करना चलते, बोलते हैं नहीं ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, तुमको यही करना। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे अपनी बात को एक्सप्रेस करने की बजाय अपनी कुंठा को वो दूसरी तरफ, जैसे सोशल मीडिया एक्टिविटी या मोबाइल या लैपटॉप या किसी गलत संगत में पढ़ के अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगते हैं और कहीं पर वो फिर कई बार गलत दिशा में भी उनका ग्रोथ हो जाता है। और तीसरा टिप ये है कि जितना भी बच्चे से आप बात करेंगे तो नई नई चीज़ें सामने आएंगी। और जब भी बच्चों को भी अपना फ्रीडम दें, सिर्फ आप अपना इम्पोज नहीं करते रहे कि ये मेरी बात इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को बच्चों के नज़रिए से समझने की ज़रूरत है और बच्चों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह जो भी काम कर रहा हो तो आप सिर्फ एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करें, ना कि एक कंट्रोलर का रोल प्ले करें। ठीक है, नियंत्रक नहीं बनना है, आपको उसका गाइड बनना है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को हम यस मैन बनाते हैं, आइडियल बच्चा, अच्छा बच्चा। अपने बच्चे को माँ बाप फिर बड़े होकर जब वो पीपल प्लेजर बन जाता है, मतलब हर जगह लोगों को खुश करने का काम उसका होता है, तो फिर माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो कॉन्फिडेंट नहीं है। शुरुआती दौर में आपने उसे अच्छा बच्चा बनाने के चक्कर में जो वो आप चाहते थे आपने उसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, उससे अपनी हर बात आपने मनवा ली। आज जब वो ओपिनियनलेस हो चुका है तो आप कहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। बच्चा कैसे होगा कॉन्फिडेंट, कैसे वो ओपिनियनेटेड बनाए बच्चे को, ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ। बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे जो इरेशनल मिथ्स होते हैं पेरेंटिंग के, उनको बच्चे को आप पोजेस करने की टेंडेंसी नहीं रखें। बच्चे को आप फ्रीडम दें कि आप जो भी करना चाहते हैं इसके लिए आपको छूट है, और जो भी प्रयोग वो बच्चा करना चाहता है। तो कई बार हो सकता है क्योंकि आप बच्चे को हमेशा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में सक्सेसफुल या अनसक्सेस के तौर तरीके से मापने की कोशिश कर, एग्जाम में कितना मार्क्स, तो आप देखेंगे एक मॉडर्निटी का जो पैराडॉक्सिकल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ की लोग चांद और स्पेस पर भी चले गए, लेकिन अभी भी एग्जामिनेशन में मार्क्स को सेलिब्रेट, फिर अपने बच्चे को दूसरे के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना कि ये उनका बच्चा ये बन गया वो बन गया और आप कुछ नहीं कर पाए। ये भी तो ऑब्जेक्टिव मास्टरी हासिल करने के बजाय पर्सनालिटी का ग्रोथ और डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत सब्जेक्टिव प्रोसेस होता है। और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि एक सब्जेक्टिव कंडीशंस, जहाँ की बच्चा कई बार एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट हो, तो उसको अपना इम्पोज करने के बजाय उसको स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए एक फ्रीडम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और बच्चा पेरेंट्स और बच्चों के बीच के अलावा भी बहुत सारे लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है, जैसे उसका पीयर ग्रुप क्या है, उसका स्कूल एनवायरनमेंट क्या है, उसका सोशल मिलियू क्या है, उसका कल्चरल मिलियू क्या है। इन सब चीज़ों से भी प्रभावित पड़ता है। जैसे कोई महानगर में बच्चा जी रहा हो, कोई ग्रामीण परिवेश में जी रहा हो, तो हर एक बच्चे के लिए आप देखेंगे वहाँ एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर पेरेंट्स यदि जॉब के लिए चले गए तो उसके पास कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त, वेल बिहेव्ड चाइल्ड के लिए बहुत सारे इरेशनल मिथ्स है, जैसे कि लड़कियों को अच्छा वेल बिहेव्ड होने के लिए कम बोलना चाहिए, फिर बाद में हम बोलते हैं कि नहीं इसको इंडिपेंडेंट भी। तो हम एक तरफ तो जहाँ की कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन दूसरी बात बोलते हैं कि नहीं अपनी बातों को भावनाओं को व्यक्त करना। या मेल चाइल्ड है, उसको बोलते हैं कि नहीं आप कहीं अपनी इमोशंस को एक्सप्लोर, कहीं आपके मेल ईगो को हर्ट करेगा, रो नहीं तो सकते। कई रोना अच्छा नहीं माना जाएगा। या अपनी भावनात्मक चीज़ों को व्यक्त करना, या अपने अट्रैक्शन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस के बारे में बात करना। तो कई बार जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी हैं वो मल्टीफेसिटेड होता है, और उसको सबको एक्सप्रेस करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण देने की कोशिश करना। हालांकि उपयुक्त वातावरण सिर्फ पेरेंट और बच्चों के बीच में ही नहीं होता है, कई सारे हिडन फैक्टर्स एनवायरनमेंट के भी होते हैं जिसको कि आपको ध्यान देना पड़ता है।
जी। इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ओपिनियनेटेड की जब मैं बात करूं कि आपका जो बच्चा है कई बार वो आपकी बातों का विरोध भी करता है, माता पिता की भाषा में उसे गंदा बच्चा कहते हैं कि ये गंदा बच्चा है, ये मेरी बात नहीं मानता है। तो ये जो बात न मानने वाले बच्चे हैं ये कम से कम ओपिनियनेटेड हैं, इनके अपने एक ओपिनियन है, तो कम से कम एक बीच का बैलेंस बनना भी जरूरी है, संतुलन होना भी जरूरी है। माँ बाप को ये सोचना भी जरूरी है कि हो सकता है भले ही मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन कम से कम इसके अपने ओपिनियन तो हैं, इसकी अपनी एक सोच तो है, यही सोच तो इसको आगे चल करके कॉन्फिडेंट बनाने वाली है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करना आपको नहीं लगता कि यह भी जरूरी है? भले बच्चा 3 साल का क्यों ना हो, उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे माँ बाप, भले ही माँ बाप 25-26 साल के हो। नहीं, उम्र किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का कोई अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना जाता है। हाँ। क्योंकि क्रिएटिविटी आप देखेंगे किसी भी एज में बच्चा, जैसे जिसको प्रोडिजियस चाइल्ड बोलते हैं, तो कई बार आप देखेंगे वो ट्रैक से हटके, तो जो उसका अपना इंट्यूटिव लर्निंग प्रोसेस है उसको इनकरेज करना चाहिए। हाँ। और डिसिप्लिन के नाम पर डूज एंड डोंट्स के बदले व्हाई को इनकरेज करना कि क्यों, और वो व्हाई को, क्वेश्चंस को भी उसको पोज करने देना चाहिए। उसके दिमाग में जो यदि कोई सृजनात्मक या अन्वेषी प्रवृत्ति का परिवहन हो रहा हो तो उसके लिए भी उसको उपयुक्त वातावरण देने की जरूरत है। और इस तरह का यदि आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि बच्चे वो ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। भले कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो ओवरनाइट सक्सेस या इमीडिएट सक्सेस, इंस्टेंट सक्सेस या सोशली कोऑर्डिनेटेड नॉर्म्स, जिसमें तो जो पाथ लेस ट्रेवल्ड और पाथ अनट्रेवल्ड, तो हाँ। और पाथ मोस्ट ट्रेवल्ड, कि हर एक बच्चा ऐसा कर रहा है तो तुमको इतना मार्क्स क्यों नहीं आया, तुमको इतना ऐसा सवाल पूछने के बजाय उसकी सृजनात्मकता को, उसकी निजता को, उसके रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, सबको स्पेस देना ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। इस सब के बीच में रैशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि बच्चों को इतनी आजादी दे दें कि फिर वो बच्चा हाथ से निकलता चला जाए। आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं नवीन जी, उसके बाद वो चलना और बोलना तो बाद में सीखते हैं, पालने के अंदर ही पहले मोबाइल चलाने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सक्सेस मंत्रा में आज जब हम सफल पेरेंटिंग की या एक सफल अभिभावक बनने पर बात कर रहे हैं तो माता पिता को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे को मोबाइल से कब तक दूर रखना है, कितना दूर रखना है, और मोबाइल फोन जो उसके लिए सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल है, जो माँ बाप पूरा दिन चला रहे हैं, वो बच्चे को न चलाने दें, कब तक न चलाने दें और कितना दूर रखें बच्चों से, कैसे दूर रखें ये भी बताइए। सोशल मीडिया पेरेंटिंग के लिए एक नया चैलेंज लेकर आया है। हाँ। और सोशल मीडिया मीडिएटेड पेरेंटिंग आप देखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि पेरेंट्स भी प्रभावित हैं। तो अपने स्टेटस अपडेट को आप अपडेट करने के चक्कर में एक प्रोपेगेंडा सक्सेस का फॉर्म ले रहा है। तो आप देखेंगे कि बच्चे, मतलब एक बच्चे के पेरेंट्स भी अपना प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं और बच्चे भी, तो इसमें बहुत उसके इंट्रिकेसीज में, लेकिन सोशल मीडिया का यूसेज निश्चित रूप से एक कम समय तक हो तो उनका जो इमोशनल या कॉग्निटिव या फिजिकल ग्रोथ है उसको भी प्रभावित करता है। और कई बार इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे कि वो सोशल मीडिया के डिपेंडेंस के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा, लेकिन बच्चे अपना रोल मॉडल यदि आप पेरेंट्स को मानते हैं तो पेरेंट्स को भी होगा कि मेरे लिए भी वही नियम लागू होता है नियंत्रण का। हाँ। जो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँ, तो यदि आप खुद उसका पालन नहीं करेंगे, आप दिन भर अपना स्टेटस अपडेट करने में लगे रहेंगे तो बच्चे को लगेगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर। नहीं, पर माँ बाप तो की तो उम्र ऐसी है, उनका तो जॉब ऐसा है, उनका काम ऐसा है कि उन्हें तो मोबाइल चलाना है, वो तो उनकी जरूरत है। पर पालने में पल रहा बच्चा जिसकी उम्र अभी 8 महीने 9 महीने या शायद 10 महीने है, उसको मोबाइल की जरूरत थोड़ी है। लेकिन मम्मी क्या करती हैं अक्सर बच्चों की, यूट्यूब पर कोई गाना लगा दिया, कोई कार्टून लगा दिया, आजकल बड़े कार्टून चलते हैं यूट्यूब पर, बस वो लगा करके छोड़ दिए, बच्चा उसी में खुश है, मोबाइल से खेल रहा है। वो साउंड उसके कान पर क्या प्रभाव डाल रहा है, वो बदलती इमेजेस, क्योंकि बच्चा तो छोटा है अभी, तो वो कार्टून समझ ही नहीं रहा है, वो इमेजेस कंटिन्यू बदल रही है, जिस वजह से उसका जो अटेंशन है वो भी तो प्रभावित होता है। कई बार ADHD जैसी बीमारियां हो जाती है छोटे छोटे बच्चों में, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज वीडियोस। ये बच्चों को सोशल मीडिया का बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हाँ। सोशल मीडिया जो मीडिएटेड पेरेंटिंग है, जहाँ की पेरेंट्स अपने क्वालिटी टाइम देने की बजाय सोचते हैं कि सोशल मीडिया यदि बच्चा को हम दे दें या मोबाइल दे दें या टीवी चला दें या कोई वीडियो गेम चला दें, तो उससे उनका बहुत, क्योंकि उनका जो पैसिविटी है वो ज़्यादा बढ़ता है बच्चों में, और बच्चे रिएक्शनरी स्वभाव के भी हो जाते हैं, उनमें इरिटेबिलिटी, जहाँ तक यंग एज चिल्ड्रन की बात करें। हाँ। जहाँ तक एडोलिसेंट्स की बात करेंगे तो एडोलिसेंट्स कोई चीज़ों को बहुत गहराई से परख सकते हैं, और वो देखते हैं कि यदि हमारे पेरेंट्स भी इस तरह से अपना नियंत्रण नहीं रख रहे हैं
तो आपके कहने पर भी शायद माने या अथवा नहीं माने, इसी कारण वो कई बार डिस्ट्रैक्टिव बिहेवियर की तरफ भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एक बैलेंस इसका एक खास एक होना चाहिए, जहाँ कि आप संवाद करें कि ठीक है आपकी प्रायोरिटीज़ ये हैं और आप अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आप अपना एक्शन करिए, तो मेरे ख्याल में बच्चे आपकी बात को मान लेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ आप प्रेस्क्रिप्शन दें लेकिन उस प्रेस्क्रिप्शन को आप खुद फॉलो नहीं करें और बच्चों को फॉलो, तो उनमें एक रिएक्शनरी या रिबेलियसनेस की भावना भी उत्पन्न होती है, जहां मतलब बच्चों की प्रायोरिटीज उन्हें समझाई जाए कि आपको अभी पढ़ना जरूरी है, या आपके लिए करियर जरूरी है, या आपके लिए खाना पीना जरूरी है, खेलना जरूरी है, फिर मोबाइल कहीं आता है। ठीक है, आजकल महंगाई भी खूब है नवीन जी, पति पत्नी दोनों का कमाना भी बहुत जरूरी है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है। और जब बच्चा पैदा होता है तो केवल एक महिला ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, वो ही नौकरी क्यों छोड़ें, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो ऐसे में जब दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हो तो क्या बच्चे का विकास प्रभावित होता है? देखिए, बच्चों को तो क्वालिटी टाइम चाहिए, और बच्चे यदि आप पेरेंट्स यदि न्यूक्लियर फैमिली में है और अर्बन सेटअप में है, तो वहाँ आप देखेंगे एक अर्बन सोसाइटी का एक एम्पायर ऑफ न्यूरोसिस, जहाँ की हर एक चीज़ का एप्रीहेंशन ऑफ सक्सेस, एप्रीहेंशन ऑफ सेफ्टी, एप्रीहेंशन ऑफ गोइंग आउट ऑफ द होम, एप्रीहेंशन ऑफ ट्रैफिक। तो ये ओवरऑल एक आप देखेंगे कि एंक्शस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हाँ। लेकिन घर में यदि और भी लोग हों जिस पे वो रिलाय कर सके तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों लोग यदि नौकरी कर रहे हैं तो फिर बच्चों के बारे में उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि शुरू के इनिशियल ईयर्स में तो खास करके जब बच्चे डूज एंड डोंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवगत नहीं हो, हाँ। तो उनका कई बार आप देखेंगे किसी पर आप छोड़ दें तो चाइल्ड एब्यूज की घटनाएं भी सुनने को मिलती है। तो इसलिए बच्चों के बारे में वह ध्यान, और जहाँ तक है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ अपने जॉब से क्यों करे, ये तो अब प्योरली एक जेंडर बायस का मैटर है, जिसमें कि पेरेंट्स को, मैं मेल पेरेंट्स हो या फीमेल हो, दोनों को अपने अपने हिसाब से अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि अर्बन सोसाइटी में हर एक चीज़ें आप देखेंगे कि सोसाइटी और कम्युनिटी एग्जिस्टेंस से बहुत ज़्यादा आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इंडिविजुअलिस्टिक और न्यूक्लियर फैमिली सेंट्रिक होता है, और आप बहुत ज़्यादा दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, और निर्भर भी होंगे तो आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। करेक्ट। तो लेकिन ये जो सेफ्टी वाली बात आपने की, उसके लिए तो आजकल देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि रूम्स के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगा देती है अक्सर माएँ, और जब ऑफिस जाती हैं तो वहां से माता पिता दोनों ही बच्चे को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिस भी नैनी के पास छोड़कर जाते हैं। सेफ्टी से इतर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज बच्चे को एक माँ दे सकती है या जो एक पिता दे सकता है, वो नैनी या कोई मेड नहीं दे सकती, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, आपने सही बोला, क्योंकि पेरेंट्स और चिल्ड्रन का आप देखें कि एक रिलीजियस भी, स्पिरिचुअल भी, इटर्नल बॉन्डिंग होता है जो किसी उसके पेरेंट्स, इसलिए आप देखेंगे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, साइकोलॉजिकल पेरेंट्स और पेरेंटिंग एज एन इटर्नल बॉन्डिंग, वो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और इसको इटर्नल बॉन्डिंग का सोर्स, तो इसलिए पेरेंट्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ये तो निश्चित रूप से है। लेकिन पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं घर में, दादा दादी हो, नाना नानी हो, तो इस तरह का प्यार उनको मिल सकता है। और यदि कोई सिंगल पेरेंट हैं तो उनकी भी एक अलग समस्या है, क्योंकि उनको काम भी करना है और फिर घर पर बच्चे के लिए भी टाइम देना है। वो तो खैर एक अलग विषय हो गया, उस पर हम आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपने दादा दादी का, ग्रैंड पेरेंट्स का जिक्र किया है, तो क्या घर में दादा दादी का न होना, जैसा आपने कहा कि न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल बहुत ज्यादा हैं, दादा दादी या नाना नानी का न होना क्या बच्चे के विकास में बाधा भी बन सकता है? क्योंकि मुझे अक्सर वो समय भी याद आता है जब हमारे दादाजी और हमारी जो दादी हैं वो बचपन में हमें कहानियां सुनाया करते थे। आज के समय पर मुझे लगता नहीं कि बच्चों को वो कहानियां नसीब भी हो पाती हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं घर में। निश्चित रूप से ग्रैंड पेरेंट्स के होने से वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है, लेकिन आप यदि नहीं हैं और न्यूक्लियर फैमिली में आप शहरी जीवन में जी रहे हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स मान लीजिए आपके नेटिव प्लेस पर हों, तो फिर आपको उस तरह का बच्चों को वातावरण देने का कि आपको अपना टाइम ही आपको देना पड़ेगा। और कुछ समय के लिए ऐसा जॉब आप करें जिससे बच्चों को इनिशियल फ्यू इयर्स में होपलेसनेस या उनको ऐसा रिलक्टेंस का फीलिंग नहीं हो कि हमारे लिए कोई नहीं है। क्योंकि आप जहाँ तक बात करेंगे किसी भी दूसरे लोगों पर आप उसको छोड़कर जाते हैं, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, तो वहाँ जो इमोशनल उसको अटैचमेंट मिलना चाहिए, और अटैचमेंट के डिटैचमेंट से भी बच्चों में फ्रस्ट्रेशन आता है। कई बार आप देखेंगे कि महंगा गिफ्ट दे दिए बच्चों को, तो बच्चा बोलता है कि ठीक है मेरे लिए गिफ्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, आप मुझे टाइम दो। तो ये एक देखेंगे कि एक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। इसलिए जो सिंगल पेरेंट्स हैं या
न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं या जिनके पास और कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम से थोड़ा अलग हैं, तो उनको थोड़ा और अपनी इनिशियल ईयर्स में खास करके सेंसिटिविटी को, क्योंकि अगर आप देखेंगे बच्चे को सिर्फ स्कूल और दूसरों पर आप निर्भर करके देखेंगे तो कई बार उनका इमोशनल आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन होता है जो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है, लेकिन लेटर स्टेजेज में हो सकता है उनमें कुछ ऐसा सिम्टम्स आए जो आपको पता भी नहीं चले और बाद में उसका कुछ न कुछ आपको उसका खामियाजा भुगतने को पड़ सकता है। आपने एक टर्म का इस्तेमाल अभी तीसरी बार किया, सिंगल पेरेंटिंग। सिंगल पेरेंट्स यानी कि या तो केवल बच्चे की माँ है, डिवोर्स हो गया हो या फिर डेथ हो गई हो, या फिर केवल बच्चे के पिता हैं, माँ नहीं है, जो बच्चों को पाल रहे हैं। दोहरी जिम्मेदारी होती है एक ही व्यक्ति के कंधों पर। तो सवाल यह है कि सिंगल पेरेंट्स के लिए आप मुझे 3 ऐसे एक्सक्लूसिव पेरेंटिंग टिप्स दीजिए जो कि स्पेशली सिंगल पेरेंट्स के लिए कामगार हों। सिंगल पेरेंट्स के लिए निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी भरा पल होता है, क्योंकि आप देखेंगे उसको अपना यदि प्रोफेशनल लाइफ भी है और बच्चों के लिए भी टाइम देना हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो दोनों के लिए एक निश्चित रूप से एक चैलेंज। तो उनको ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए या यदि संभव हो तो जिसमें बच्चों के लिए भी क्वालिटी टाइम दे पाएँ और बच्चा बहुत अकेलेपन का शिकार नहीं हो। हाँ। यदि बच्चा अकेलेपन का शिकार होगा तो हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा जो इमोशनल ग्रोथ के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या सोशल ग्रोथ के लिए या एकेडमिक ग्रोथ के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए उससे वह वंचित रह जाएगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिंगल पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के क्वालिटी टाइम के लिए और उसके कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के, यदि मेल है फीमेल है तो उसको अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं तो फैमिली एनवायरनमेंट उसको प्रदान करने की कोशिश करते रहने चाहिए। ठीक है नवीन जी, पेरेंट्स के लिए अगर अपनी बात मनवाने की कोई ऐसी टेक्निक हो जो सबसे बेस्ट हो ताकि उनका बच्चा उनकी हर बात माने कम से कम कुछ अच्छी बातें तो बच्चा मान ले, कोई बेस्ट टेक्निक बताइए। इसका कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं कि ये कोई बेस्ट, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स के अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है और ये कोई साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कोई बच्चे के पिता किसान भी हैं और बच्चा उनकी हर एक बात पाला, और कोई बच्चे के पिता बहुत बड़े पद पर भी हैं लेकिन आप देखेंगे उनके बच्चे और उनका दोनों अलग अलग अलगाव है। तो ये इमोशनल कनेक्ट का वो अपने कुछ देखेंगे जो वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल और कुछ स्पिरिचुअल बच्चे से कनेक्ट हो जहां बच्चा आप पर ट्रस्ट करे। तो मेरे ख्याल में जो बेस्ट तरीका है ट्रस्ट कोसेंट को आगे करना, और ट्रस्ट कोसेंट को यदि आप अच्छा करेंगे तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या चाहते हैं जी। और उनके चाहने के लिए, उनके चाहने के अलावा भी उससे भी अच्छा करने की इच्छा और चाहत रह सकता है। और कई बार जो पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, अब चाहे वो आइंस्टीन हो या गांधी हो, तो कभी नहीं सोच पता होगा उनके पेरेंट्स को कि वो बैरिस्टर ही बन जाते या गांधी बन जाते या आइंस्टीन है आइंस्टीन बन जाते। तो कई बार आप देखेंगे तो उसका प्रोफेशनल सक्सेस एक अलग चीज़ है, लेकिन इमोशनल कनेक्ट हमेशा ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, जहाँ की बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स को वैल्यू। मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत के बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें कम से कम ये समझ आया होगा कि पेरेंट्स बनने वाले हैं या बन चुके हैं तो गुड पेरेंटिंग क्या होती है, बैड पेरेंटिंग क्या होती है, अंतर समझ आ गया होगा। और साथ ही अगर बच्चों ने इस शो को देखा है तो कहीं ना कहीं वो भी इस कॉन्फिडेंस में अपने माँ बाप से बात कर पाएंगे कि देखिए टीवी पर उस दिन बोला था नवीन जी ने, तो मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हालांकि बतौर मीडिया पर्सन एक मेरा भी टिप है, मुझे लगता है कि सक्सेस मंत्रा में मैं भी एक टिप देना चाहूंगा पेरेंटिंग के तौर पर, और वो ये कि जब भी बच्चों का नामकरण करें, क्योंकि पेरेंटिंग तो शुरुआत से ही होती है, जब भी बच्चों का नामकरण करें तो नाम कम से कम ऐसा हो जिसका मतलब अच्छा निकले। यूनिक नाम रखने के चक्कर में कहीं भी हम बच्चों का ऐसा कोई नाम ना रखें जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो या उसका द्वि अर्थ निकलता हो या उसका कोई बेकार अर्थ निकलता हो। नामकरण में हमें सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों का नामकरण जिस तरह से बदल रहा है, मुझे लगता है ये भी एक चिंता का विषय मेरे अनुसार है।